Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a very important category that is short question answers. So the category type which is answer the questions may have one word, two words or three words. So today we are going to focus majorly on that particular category and I'm going to give you the reading explanation of the reading named William Henry Perkin. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. The first question category that we have here is true false not given. Question number 1 is Michel Faraday was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. वो हमें बोल रही हैं कि जो मिशेल फ्राइडे था वो पहला इंसान था जिसने ये देखा कि पर्किन में एबिलिटी है, कि पर्किन जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट था वो बहुत ही अच्छा था. मिशेल फ्राइडे जो था वो पहला इंसान था जो इस चीज़ को देख पाया, उसकी काबिलियत को देख पाया. आंसर फॉर दिस एवरीवन इज फॉल्स, क्योंकि उसका जो टीचर था वो पहला इंसान था जिसने वो चीज़ को देखा था. कैसे? जो सेकंड पैराग्राफ है ना आपका, उसकी लाइन नंबर 3 में आपको पता चलेगा हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वॉज परसीव्ड बाय हिज टीचर थॉमस हॉल. उन्होंने बोला है कि जो उसका टैलेंट था और जिस शिद्दत से वो अपने सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहा था उसको देखा किसने था, परसीव किसने किया था? उसके टीचर ने, जिसका नेम था थॉमस हॉल. सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके हो गया फॉल्स. Question number 2. Michel Faraday suggested Perkin should enroll in Royal College of Chemistry. जो मिशेल फ्राइडे था उसने एडवाइस की पर्किन को कि उसको एनरोल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, एडमिशन लेनी चाहिए. कौन से कॉलेज में जी? रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में. एवरीवन आंसर इसका नॉट गिवन है, क्योंकि इसका रिश्ता कि पर्किन उस कॉलेज में गया, मिशेल फ्राइडे के कहने पर गया, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं हुई है. कैसे? उसी पैराग्राफ में इवन हमें ये चीज मेंशन है कि जो थॉमस हॉल था who encouraged him to attend a series of lectures given by eminent scientist मिशेल फ्राइडे. सो जो थॉमस था उसने पर्किन को इनकरेज किया कि आप लेक्चर सुनो, बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है मिशेल फ्राइडे, उसके लेक्चर सुनो. कहाँ पर जाकर? रॉयल इंस्टीट्यूट में जाकर. उन्होंने ये तो बोला ही नहीं ना कि जो पर्किन है उसको वहां पर एनरोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. इवन अगर आप थर्ड पैराग्राफ देखो, उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है वहां पर एट द टाइम ऑफ पर्किन एनरोलमेंट. जब पर्किन एनरोल होना चाहता था कॉलेज में तो उस टाइम जो ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन था वो उसके लीडर थे. यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है कि मिशेल फ्रेडी की वजह से वो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में गया या किसकी वजह से गया, ये मेंशन नहीं है. तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो गया? नॉट गिवन हो गया. क्वेश्चन नंबर 3. पर्किन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट. कि जो पर्किन था उसने काम दिया, ठीक है, किसको? ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन को अपने असिस्टेंट के जैसे. आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि ऑगस्ट विलहेम हॉफमैन ने पर्किन को काम दिया था, पर्किन ने काम नहीं दिया था. जो आपका फर्स्ट पेज पर थर्ड पैराग्राफ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर आपको ये चीज मेंशन है. कैसे? लाइन नंबर ना आपको मिलेगा फोर्थ में, वहां पर लिखा है पर्किन साइंटिफिक गिफ्ट soon got caught Hoffman's attention and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant. यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि जो पर्किन है वो हॉफमैन का असिस्टेंट बन गया. वो हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि जो हॉफमैन है वो पर्किन का असिस्टेंट बन गया. सो एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर का हल्का सा फर्क आ गया यहाँ पर. और यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स किया, क्योंकि पर्किन ने विलहेल्म को काम नहीं दिया था, विलहेल्म ने पर्किन को काम दिया था. सो ऑपोजिट हो गया, हमारा आंसर फॉल्स गया. Question number 4. Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. पर्किन तब भी नौजवान था जब उसने डिस्कवरी की जिसकी वजह से वो रिच और फेमस हो गया था. आंसर इज ट्रू कि वो यंग तो था, वो बुढ़ा तो हो नहीं गया था. एवरीवन इसकी लोकेशन भी थर्ड पैराग्राफ में नीचे से ही. ओके, नीचे से फोर्थ लाइन. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट पर्किन मेड द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू. पर्किन ने एक डिस्कवरी की दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्च्यून, जिसकी वजह से वो बहुत ही उसको फेम मिला, दैट मीन्स उसकी प्रसिद्धि हो गई और उसको बहुत पैसा मिला, उसको फॉर्च्यून मिला. सो यहाँ से आ गया उसी टाइम मतलब जब वो यंग था, यंग होने के बावजूद भी उसने एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, उसने एक डिस्कवरी की जिसकी वजह से उसका नाम और उसका काम जो था वो और भी ज्यादा हो गया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि ट्रू, वो यंग था. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज The trees from which quinine is derived grow only in South America. वो बोले हैं कि वो ट्रीज जिसमें से क्विनिन निकलता है, हम निकालते हैं, वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ग्रो होते हैं. सिर्फ साउथ अमेरिका में ग्रो होते हैं. आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि वो साउथ अमेरिका में ग्रो होते हैं, लेकिन सिर्फ साउथ अमेरिका में ग्रो होते हैं ओनली की उन्होंने बात तक नहीं की. कैसे? फर्स्ट पेज पर राइट हैंड साइड आपको पैराग्राफ मिलेगा एवरीवन, उसकी फर्स्ट लाइन से
एट द टाइम क्विनिन वॉज ओनली वायबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया, कि मलेरिया से अगर हमने राहत पानी है तो हम सिर्फ क्विनिन को यूज करते थे. द ड्रग इज ड्राइव फ्रॉम द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री, ये ड्रग इस ट्री से हम लेते हैं. नेटिव टू साउथ अमेरिका, वो ड्रग जो था, वो जो ट्री था वो साउथ अमेरिका में नेटिव था, वहां से वो उगा था. लेकिन वो वहां से कहीं और भी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि मे बी वो ना भी स्प्रेड हुआ हो. लेकिन ये तो नहीं बोला गया ना कि वो सिर्फ यहीं पर ग्रो होता है, सिर्फ और सिर्फ. ये सिर्फ की बात नहीं हुई, तो आंसर हमारा नॉट गिवन चला गया. क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन हियर इज, Perkin hoped to manufacture a drug from a coal tar waste product. ये जो पर्किन था वो एक ड्रग बनाना चाहता था, दवाई बनाना चाहता था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था कोल टार वाला, उससे वो बनाना चाहता था. उसने होप किया था, उम्मीद की थी. आंसर इज ट्रू. कैसे इसका आंसर ट्रू है? फर्स्ट पेज पर जाइए जी, पैराग्राफ नंबर ड्यूरिंग हिज वेकेशन वाले पैराग्राफ में आपने रीड करना है 3 लाइन से. ही वॉज अटेम्प्टिंग, वो ट्राई कर रहा था. ट्राई कर रहा था मीन्स उम्मीद कर रहा था ना. ही वॉज अटेम्प्टिंग टू मैन्युफैक्चर क्विनिन. क्विनिन क्या थी? हमारे पास ड्रग थी ना. सो वो ट्राई कर रहा था कि वो उस ड्रग को बनाए एनिलिन से. एनिलिन क्या है? एक इनएक्सपेंसिव, बहुत ही चीप और जो हमें आराम से आसानी से मिल जाए ऐसा एक प्रोडक्ट है. वो क्या था? कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट था. दैट मीन्स कोल टार को यूज कर कर उन्होंने क्विनिन बनाई, एक ड्रग बनाई, और वो उसकी कोशिश कर रहा था. सो आंसर फ्रॉम हियर एवरीवन इज ट्रू. Let's move to question number 7. That is, Perkin was inspired by the discoveries of famous scientist Louis Pasteur. जो पर्किन था वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गया था किसकी डिस्कवरी से? लुइस पास्चर की डिस्कवरी से. आंसर इज नॉट गिवन. ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है. कैसे लुइस पास्चर की बात हुई है, लेकिन ये कि वो उससे इंस्पायर हुआ था, इसकी बात नहीं हुई. फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वहां से लास्ट में हमने रीड करना है. एंड प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर्स वर्ड्स, उसने लुइस पास्चर के जो वर्ड्स थे उसको प्रूव करने की कोशिश की. चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड, की चांस अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसी को हेल्प करेगी जिसका माइंड प्रिपेयर्ड है. पर्किन सॉ पोटेंशियल ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड फाइंड, जो उसने एक डिस्कवरी की थी, पर्किन को लगा कि हाँ उसमें भी काफी काबिलियत है. लेकिन ये कहीं पर मेंशन नहीं हुआ अभी कि लुइस पास्चर जो था उसने इन्फ्लुएंस किया था पर्किन को, या पर्किन जो था उसका रोल, जो लुइस पास्चर था वो पर्किन का रोल मॉडल बन गया था. इसकी बात नहीं हुई. दैट मीन्स इन्फ्लुएंस की बात नहीं हुई. यहां से एवरीवन हमारा आंसर चला गया. दैट इज नॉट गिवन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कि हमने क्वेश्चंस के आंसर करना है. जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी ये वाले वीडियो में हमारी मेन कैटेगरी ये वाली होने वाली है. जस्ट जैसे हम ब्लैंक सॉल्व करते हैं उसी वे में हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बस बेसिक ये ट्रिक है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए. वो व्हाट पर है, वेयर पर है, व्हेन पर है, हाउ पर है, कौन सी चीज पर है, ये क्वेश्चन की डिमांड जो आपको पहले से पता होनी चाहिए. तभी हम इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं एवरीवन. नाउ लेट्स मूव. हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारे 2 वर्ड्स के लिमिट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बिफोर पर्किन डिस्कवरी, पर्किन की डिस्कवरी से पहले विद व्हाट ग्रुप इन सोसाइटी वाज द कलर पर्पल एसोसिएटेड. सो जो पर्पल कलर था वो लिंक्ड था. ठीक है. वो किसी सोसाइटी के साथ रिलेशन था उसका. लेकिन कौन सी सोसाइटी के साथ उसका रिलेशन था? आंसर इज रिच और द रिच. जो रिच थे उनके साथ इसका रिलेशन था एवरीवन. इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन ऑन द सेकंड पेज, जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसमें आपको मिलेगा लाइन नंबर 6 में ना, इंडीड वर्ड. Indeed, the purple color extracted from a snail was once so costly. पहले वो बहुत ही महंगा होता था वो कलर जो था. And that in society at the time only rich could afford it. और उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में उस टाइम पर ना सिर्फ जो अमीर लोग होते थे, जो रिच होते थे, सिर्फ वो ही उसको अफोर्ड कर सकते थे. दैट मीन्स कि कौन सिर्फ उसको यूज कर सकते थे, किसके साथ वो रिलेटेड था? वो था सिर्फ रिच के साथ. यहाँ से हमारा आंसर आ गया द rich. Let's move to next question everyone. Question number 10th. So 9th. What potential did Perkin immediately understand? ऐसा कौन सा potential, कौन सी possibility, कौन सा ऐसा advantage था जो पर्किन को उसी टाइम पता चल गया, immediately पता चल गया कि जो उसकी न्यू डाई में था? एवरीवन आंसर इसका है जी कमर्शियल पोटेंशियल, या कमर्शियल पॉसिबिलिटीज, या कमर्शियल. इसके लोकेशन ना सेकंड पेज पर सेकंड पैराग्राफ में है. वहां पर आपको मिलेगा नीचे से 5th लाइन में, वहां पर लिखा है बट परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल पर्किन्स रिएक्शन. पर्किन का जो रिएक्शन है वो सबसे डिफरेंट था. वो क्या था? टू हिज फाइंड, जो उसने डिस्कवरी की थी उसको लेकर जो उसका रिएक्शन था वो काफी डिफरेंट था. वॉज हिज नियरली इंस्टेंट रिकॉग्निशन. एवरीवन, इंस्टेंट क्या होता है? आप सबने इंस्टेंट नूडल्स को खाए होंगे जो
मिनटों में बन जाते हैं। इंस्टेंट मतलब इमीडिएट ना, बहुत ही जल्दी 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 उसने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो उसकी न्यू डाई है उसमें कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज है, दैट मीन्स वो हम उसको बिजनेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर 9th का आ गया जी, कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। Our 10th question here is, what was the name क्या था finally used to refer to the first color Perkin invented, कि जो कलर पहला कलर पर्किन ने इन्वेंट किया था उसको फाइनली आखिरकार हमने क्या नाम दे दिया? आंसर इज मॉवे। उसको नेम दे दिया था हमने मॉवे। इसकी लोकेशन एवरीवन सेकंड पेज पर अगेन थर्ड पैराग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है। पर्किन ओरिजिनली नेम्ड हिज डाई टायरियन पर्पल, पहले तो उसने नाम दिया था टायरियन पर्पल, बट इट लेटर बिकेम, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया और वो बन क्या गया? कॉमनली नोन एज मॉवे। फिर उसको मॉव हम बोलने लग पड़े, दैट मीन्स कलर का नेम क्या बन गया? मॉवे। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन हमारा ओरिजिनली पहले पर नहीं पूछा, उन्होंने मतलब पूछा है फाइनली, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? उसका नाम रखा गया था मॉवे। सो यहाँ से 10th का आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन पर्किन कंसल्टेड, कि क्या नेम था उस पर्सन का जिससे के साथ पर्किन ने कंसल्टेशन की, पर्किन ने एडवाइस मांगी उसकी, पर्किन ने उसके साथ सलाह की बिफोर सेटिंग अप हिज ओन डाई वर्क। अपना खुद का काम करने से पहले पर्किन ने किस इंसान की सलाह ली थी, उनमें उसका नेम बताना है। एवरीवन, उसका नेम था रॉबर्ट पुलर। उसकी लोकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगी जहां पर हमने मॉवे वाला पढ़ा था। फिर उसी पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 5 में लिखा है, ही आस्क्ड एडवाइस ऑफ स्कॉटिश डाई वर्क ओनर, उसने एडवाइस मांगी, एक स्कॉटलैंड में ना डाई का काम पहले से करता था, उसका ओनर था, उससे एडवाइस मांगी, उसका नेम क्या था? रॉबर्ट पुलर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 11th का रॉबर्ट पुलर। क्वेश्चन नंबर 12th नाउ। 12th इज, इन व्हाट कंट्री, दैट मींस हमने कंट्री का नेम बताना है यहाँ पर, कि ऐसी कौन सी कंट्री थी डिड पर्किन्स न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल, ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें पर्किन का जो काम था, पर्किन की जो बनाई गई कलर थी, डाई थी, वो बहुत ज्यादा फैशनेबल होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। आंसर एवरीवन इज फ्रांस। इसकी लोकेशन सेकेंड पेज पर राइट हैंड साइड पर आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसमें ना आपको सेंटर में से मिलेगा 1857, द कंपनी रिसीव्ड अ कमर्शियल बूस्ट, कंपनी को बिजनेस बहुत मिलने लग पड़ा फ्रॉम द एम्प्रेस यूजीन, क्योंकि वहां पर एक रानी थी, एम्प्रेस थी, उससे मिलने लग पड़ा। ऑफ फ्रांस, वो कहाँ की थी? वो थी फ्रांस की। दैट मीन्स कि कौन से एरिया में वो चीज फैशनेबल बन गई थी? वो बन गई थी जी फ्रांस में। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 12th का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th, दैट इज, according to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dyes, कि पैसेज के अकॉर्डिंग इस समय कौन सी ऐसी डिजीज है जो रिसर्चर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सिंथेटिक आर्टिफिशियल डाइज को यूज करके? एवरीवन, आंसर इज मलेरिया। लास्ट पैराग्राफ की ना बस लास्ट से हमने रीड करना है। कैसे? लास्ट से आपको पता चलेगा, नीचे से फिफ्थ लाइन में वहां पर लिखा है, आर्टिफिशियल डाइज कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल टुडे, कि आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल डाइज है, सिंथेटिक डाइज है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रही है। कैसे? एंड इन व्हाट वुड हैव बीन पर्टिकुलरली प्लीजिंग टू पर्किन, पर्किन इसके बारे में जानकर बहुत खुश होता। देयर करंट यूज इज इन सर्च फॉर अ वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया, अभी वो आर्टिफिशियल डाइज को यूज कर रहे हैं एक मेडिसिन बनाने के लिए। वो मेडिसिन किसके अगेंस्ट होएगी? मलेरिया के अगेंस्ट। दैट मींस डिजीज का नेम क्या हो गया? आंसर इज मलेरिया। सो 13th क्वेश्चन हमें मिल गया आंसर, दैट इज मलेरिया। नाउ लेट्स एवरीवन मूव टू द सेकंड पैसेज, और हमारी फर्स्ट कैटेगरी लिस्ट ऑफ हेडिंग। सेकंड पैसेज का नेम है, इज देयर एनीबडी आउट देयर, कि क्या वहां पर कोई है? दैट मीन्स कि ये सारा का सारा होने वाला है अंतरिक्ष के ऊपर, कि क्या यहाँ पर कोई एलियंस वगैरह है या नहीं है। इन सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि हम किसके बारे में सर्च कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं जी एलियंस के बारे में। चलो फर्स्ट कैटेगरी पर जाते हैं सारे बच्चे। फर्स्ट कैटेगरी में ना पैराग्राफ का हमें ऑलरेडी आंसर गिवन था, हमने बस उसको क्या करना था? हमने सिर्फ उसको कट कर देना था। अभी हम मूव करते हैं जी पैराग्राफ बी में। इसका आंसर है जी 4। अभी 4 क्या है? assumptions underlying the search for extraterrestrial intelligence। अभी extraterrestrial intelligence क्या थी? वो थे हमारे aliens। कैसे हमें पता चला? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो वाले एनिमल जो जमीन पर रहते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिर वो कोई जो एक्स्ट्रा जमीन पर रहते हैं, एक्स्ट्रा जमीन पर मतलब बाहर रहते हैं ना, कहीं अंतरिक्ष में रहते हैं, दैट मीन्स वो एलियंस हो गए। सो एलियंस के ऊपर सर्च हो रही है और उसके बारे में कुछ assumptions, कुछ हमारी मन घड़ंत
कहानियां, हम उनके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, सो उन assumptions के बारे में बी पैराग्राफ में बात हुई है। कैसे? बी पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए ना, आपको पता चलेगा। बी पैराग्राफ में ना गिवन है हमें ये चीज फ्रॉम द पैराग्राफ, यहां से लाइन नंबर 5 में वहां पर आपको गिवन हो गया सेकेंड, वी मेक अ वेरी कंजर्वेटिव अजम्पशन। हमने एक अजम्पशन बना रखी है अपने मन में, दैट मीन्स अजम्पशन की बात होगी, दैट वी आर लुकिंग फॉर अ लाइफ फॉर्म दैट इज प्रिटी वेल लाइक अस। हम ऐसी जिंदगी ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा एलियन ढूंढ रहे हैं जो हमारे ही जैसा होएगा। दैट मीन्स कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ ऐसे रहे हैं कि पक्का वो हमारे जैसा ही दिखता होगा। ये दैट मीन्स कि उन्हें मन घड़ंत अपनी कहानी बना ली ना, सो ये अजम्पशन होगी। Since if it differs radically from us, we may well not recognize it as life form. अगर तो वो हमारे से डिफरेंट हुआ, हमारे से अलग हुआ, तो हम उनको बोलेंगे नहीं कि एलियन है ना। तो लेट्स से वो पत्थर के जैसा, हम बोलेंगे पत्थर है, दैट मीन्स वो हम यही बोलेंगे ना कि वो एलियन नहीं है। तो हमने क्या अपने मन में कहानी बनाई है कि जो एलियन होएगा ना वो पक्का हमारे जैसा ही दिखता होएगा। सो यहाँ से बी पैराग्राफ में से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज 4 assumptions underlying the search for extraterrestrial intelligence. Let's move to question number 15. Paragraph C, answer for this is 7th, that is likelihood of life on other planets, की और किसी planets पर भी जिंदगी हो सकती है, इसकी likelihood है, इसकी possibility है, ऐसा हो सकता है। Everyone, C पैराग्राफ में मूव करते हैं। C पैराग्राफ में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा जी, यहाँ पर 5th लाइन में, It seems inconceivable that at least one of these planets does not have a life form on it. कि हमारे पास 100 बिलियन स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में, और हमारे पास 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज में से एक भी प्लैनेट के ऊपर जिंदगी नहीं है, ये तो हम मान ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि किसी ना किसी प्लैनेट पर तो जिंदगी होएगी नहीं। इनफैक्ट द बेस्ट एजुकेटेड गेस वी कैन मेक, और अगर हम पढ़ा लिखा एक गेस भी मारे ना, तुक्का भी मारे, using the little that we don't know about the condition of for carbon based life, leads us to estimate that perhaps one in 100,000 stars might have a life bearing planet orbiting it. कि हम अगर हम अपनी एजुकेशन को, और अगर हमें नो डाउट हमारे पास बहुत कम नॉलेज है, लेकिन अगर हम उस नॉलेज को भी यूज करें ना, तो 100,000 स्टार्स में से एटलीस्ट एक स्टार में तो जिंदगी होएगी ही होएगी। दैट मीन्स हम कहना क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं और किसी प्लेनेट पर जिंदगी है, एलियंस है। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ रहा है जी सी पैराग्राफ का, दैट इज ऑप्शन नंबर 7, विच इज लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, ऐसे उम्मीद है ऑफ लाइफ एलियन की ऑन अदर प्लेनेट, किसी और प्लेनेट के ऊपर। सो यहाँ से आंसर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 16 पैराग्राफ डी, इसका आंसर है जी 1, विच इज सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है जी देखना, ठीक है। सीकिंग, फाइंडिंग आउट, लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, ये सारे मीनिंग है सीकिंग के। सीकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम प्लेनेट, की प्लेनेट से जो रेडियो सिग्नल्स हैं, जैसे वो ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। लेट्स मूव टू द एवरीवन डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ में चलते हैं जी। डी पैराग्राफ में आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन से, An alien civilization could choose many different forms of sending information. वो बहुत ही अलग अलग तरीके चूज कर सकता है कि वो हमसे बात करे, इंफॉर्मेशन सेंड करे। और इसी वजह से क्या हुआ है जी, it turns out that for a given amount of transmitted power, radio waves in the frequency range thousands to 3000 megahertz travel the greatest distance. और हमने ये चीज नोटिस की है कि जो रेडियो वेव्स इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में है, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो हमारी जितनी भी आज तक की सर्च है, वो सिर्फ इस ही रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज तक है। दैट मीन्स कि हम सभी इस ही रेडियो वेव्स में देख रहे हैं, कि इसी रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कि क्या पता कहीं पर हमें कभी कोई एलियन की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, कोई एलियन हमें मैसेज वगैरह कर दे या नहीं करे। सो यहाँ से ये रेडियो वेव जो है वो हम यूज कर रहे हैं अपना सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के वास्ते। सो यहाँ से एवरीवन डी पैराग्राफ का हमारा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज सीकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम द प्लैनेट। कि हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रेडियो सिग्नल्स को प्लैनेट से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफी, इसका आंसर है जी 2, appropriate responses to signals from other civilizations। कि अगर एलियंस ने हमें क्या किया, हमें सिग्नल भेज भी दिया,
तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होएगा, हमारा उसको लेकर रिप्लाई क्या होएगा, एवरीवन। डी जो ई पैराग्राफ है उसमें सारे की सारी यही बात हुई थी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट लाइन से रीड कर लेते हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल डिबेट, अभी भी बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी बहस हो रही है ओवर हाउ वी शुड रिएक्ट, कि हमें कैसे रिएक्शन देना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। इफ वी डिटेक्ट अ सिग्नल, अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है फ्रॉम एन एलियन सिविलाइजेशन, किसी बाहर वाले आदमियों से, एलियन से, एवरीबडी अग्री, हर एक इंसान अग्री कर रहा है दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीडिएटली, कि हमें उस ही टाइम जल्दी जल्दी क्या है जवाब नहीं देना चाहिए, कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें 10 साल, कुछ साल, देयर इफ देयर इज अ डिले ऑफ फ्यू इयर्स और डिकेड्स, तो हमें थोड़ा सा 10 साल या कुछ कुछ साल हमें एटलीस्ट वेट करनी चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें रिप्लाई करना है, क्या नहीं करना है। सो ये सारा था रिप्लाई के ऊपर, रिस्पॉन्स के ऊपर। सो यहाँ से एवरीवन ई पैराग्राफ का हमारा आंसर आ गया, दैट इज टू एप्रोप्रिएट, मतलब ठीक, कौन सा ठीक जो हमारा रिप्लाई है वो रहेगा एलियन सिविलाइजेशंस को लेकर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स एवरीवन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ। अब अभी हमारे पास जो कैटेगरी है वो क्या है हमारे पास, दैट इज अगेन क्वेश्चन आंसर्स, जो हमने बोला ही था। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड्स की लिमिट है, ठीक है, और हम एक नंबर भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अर्थ, की जो अर्थ है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, दैट मीन्स की अर्थ कितना और टाइम जिंदा रह सकती है। आंसर इज सेवरल बिलियन ईयर्स, सबसे इजी आंसर था। इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी लिटिल आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन इजी था ये। ए पैराग्राफ में आपने मूव करना है जी नीचे से 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ लाइन में यहाँ पर गिवन है जी, सिंस द लाइफ टाइम ऑफ अ प्लैनेट, कि एक प्लैनेट का लाइफ टाइम, एक प्लैनेट की जिंदगी, लाइक अवर्स, जैसे कि हमारी मतलब हमारे अर्थ की प्लैनेट, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है ना, वो हमारे अर्थ की लाइफ टाइम क्या है, इज सेवरल बिलियन ईयर्स, वो क्या है, बहुत सारे साल। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 18 का, सेवरल बिलियन ईयर्स। Let's move to question number 19. What kind of signals from other intelligent civilizations are SETI scientists searching for? ऐसे कैसे सिग्नल्स हैं जो बाकी हमें एलियन से मिल सकते हैं, जो सेटी साइंटिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर इज रेडियो सिग्नल्स, रेडियो वेव्स, कुछ भी आंसर आ सकता है, सिर्फ रेडियो। डी पैराग्राफ में मूव कीजिए, यहां पर हमें ऑलरेडी गिवन था कि ऑल सर्चेस टू डेट, जितनी भी हम ज्यादा सर्च कर रहे हैं अब तक की, हैव कंसंट्रेटेड फॉर लुकिंग फॉर रेडियो वेव्स, वो सारी की सारी किसको देख रही हैं जी, वो सारी की सारी देख रही हैं जी रेडियो वेव्स को, जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होएंगी। दैट मीन्स अभी तक हम जो भी सर्च कर रहे हैं वो कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में या कौन से पर्टिकुलर वे को यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं जी रेडियो वेव्स को। यहां से हमारा आंसर आ गया 19 का, रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स। सो वो हमने सिग्नल सेंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्टार्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप सर्चिंग, कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप है ना, वो कितने, हाउ मेनी, कितने स्टार्स को ढूंढ रहा है। आंसर इज 1000 स्टार्स, 1000 स्टार्स को ढूंढ रहा है वो, एटलीस्ट 1000। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी पैराग्राफ नंबर डी में आपको मिलेगा नीचे से ना, नीचे से 6th लाइन में, वन पार्ट इज अ टारगेटेड सर्च यूजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, हमने दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा टेलीस्कोप यूज किया है, द अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप, अमेरिका में ऑपरेट होता है, एरिकीबो में, पुर्टो रिको में है ये, और एक फ्रेंच टेलीस्कोप भी है, ठीक है, नैन्सी, वो फ्रांस में यूज हो रहा है। दिस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज, ये जो प्रोजेक्ट है ना सारा, वो सर्च कर रहा है, किसको सर्च कर रहा है, नियरेस्ट 1000 लाइकली स्टार्स, वो 1000 स्टार्स को फाइंड आउट कर रहा है। यहां से एवरीवन हमारा आंसर आ गया 20 का 1000। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी, जो हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास येस नो नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 21, द एलियन सिविलाइजेशन में बी एबल टू हेल्प द ह्यूमन रेस टू ओवरकम सीरियस प्रॉब्लम्स, की जो एलियंस है वो हम ह्यूमंस को हेल्प कर सकते हैं कि हम जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनको ओवरकम कर सके, उनको सॉल्व कर सके। आंसर इज यस, ऐसा तो हो सकता है। कैसे, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी जी इन द पैराग्राफ नंबर ए पैराग्राफ में नीचे से 3rd लाइन, इट इज इवन पॉसिबल दैट द ओल्डर सिविलाइजेशंस में पास ऑन बेनिफिट्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद थ्रेट्स, कि ऐसा पॉसिबल है कि जो बाकी सिविलाइजेशंस है, जो ओल्डर सिविलाइजेशंस है, जो अदर सिविलाइजेशन होंगी, वो क्या कर सकती हैं, वो हमें बेनिफिट्स पास कर सकती हैं अपने एक्सपीरियंस के, कि कैसे उन्होंने थ्रेट्स के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, मुश्किलों के साथ वो लड़े थे,
और वो फिर हमें वो ही बेनिफिट्स हमें दे सकती है, वो हमें सेम नॉलेज पास ऑन कर सकती है, दैट मीन्स वो हमें हेल्प कर सकती है. सो आंसर फ्रॉम हियर इज यस, कि वो हमें हेल्प कर सकती है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. SETI scientists are trying to find a life form that resembles humans in many ways. So SETI scientists क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं वो ऐसी जिंदगी ढूंढे, ऐसे एलियंस ढूंढे जो ह्यूमन के जैसे ही दिखते हैं बहुत सारे एरियाज में. आंसर इज यस. बी पैराग्राफ में हमने इसके बारे में पढ़ा था. बी पैराग्राफ में हमें ये गिवन है जी. लाइन नंबर 4 में गिवन था, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड इन केस अ रियली कन्विंसिंग एविडेंस emerges in the future, कि हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए. सेकंड, we make a very conservative assumption that we are looking for a life form. हम ऐसे एक एलियन की तरफ देख रहे हैं that is pretty well like us, जो सिर्फ हमारे जैसा दिखता है. that means कि वो हमारे जैसे ही दिखेगा, हमें ही रिजेंबल करेगा. सो यहाँ से एवरीवन हमारा क्वेश्चन 22 का आंसर आ गया अगेन, दैट इज यस, कि SETI साइंटिस्ट ऐसी ही लाइफ फॉर्म, ऐसे एलियन को देख रहे हैं जो हमारे जैसा दिखता है, रिजेंबल कर रहे हैं, हमारे तरह का ही है. क्वेश्चन नंबर 23. The Americans and Australians have cooperated on joint research projects, कि जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर कोऑपरेट कर काम किया. आंसर इज नॉट गिवन. क्यों? क्योंकि डी पैराग्राफ में इन दोनों की बात जरूर हुई है, ऑस्ट्रेलियंस की भी हुई है और अमेरिकन की भी हुई है, लेकिन इनका इकट्ठे काम करने की बात नहीं हुई. तो हमारा आंसर आ गया इसका, दैट इज नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 24. So far SETI scientists have picked up radio signals from other stars, कि जितना भी उन्होंने रिसर्च किया है अभी तक SETI साइंटिस्ट ने क्या किया, रेडियो सिग्नल्स ले लिए हैं, यूज करिए हैं, पिक किए हैं बहुत सारे स्टार से. दैट मीन्स कि SETI साइंटिस्ट को बहुत सारे स्टार से रेडियो सिग्नल्स आए हैं. आंसर इज नो, क्योंकि उनको एक भी रिप्लाई नहीं आया था. कैसे? डी पैराग्राफ में जाइए सारे बच्चे, डी पैराग्राफ में जाना है आपने, रीड करना है जी. 3 4 5 6 7 8 लाइन ऊपर से यहाँ पर गिवन है जी, until now, अभी तक there have not been any detection from the few hundred stars which have been searched, कि हमने बस कुछ 100 स्टार्स ही हमने देखे हैं, लेकिन अभी तक हमें उससे कोई भी डिटेक्शन नहीं मिली है, कोई भी हमें रेडियो सिग्नल वहां से नहीं मिला है. और क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं बहुत सारे से मिला है, बहुत सारे से नहीं मिला था ना. सो यहाँ से हमारा आंसर बन गया कॉन्ट्राडिक्ट करके फॉल्स, दैट इज नो, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 25. The NASA project attracted criticism from some members of the Congress, कि जो नासा का प्रोजेक्ट था उसको क्रिटिसिज्म किया गया, उसको बैड बोला गया. कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने उसको बैड बोला. आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि कांग्रेस की बात हुई है, नासा की बात हुई है, क्रिटिसिज्म की बात नहीं हुई, उसके कुछ मेंबर्स की बात नहीं हुई है. कैसे? आपको डी पैराग्राफ में ये चीज गिवन है. डी पैराग्राफ में अगर आप जाओगे ना, वहां पर 1992 आपको मिलेगा, वहां पर लिखा है when the US Congress voted NASA $10 million पर ईयर, कि उन्होंने 10 मिलियन डॉलर्स दिए थे उनको हर साल में, 10 साल तक उन्होंने ये चीज उनको दी थी ताकि वो सर्च कर सके एलियंस के ऊपर. यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन ही नहीं है कि उन्होंने बाद में उसको बुरा बोला, उनको गाली निकाली, डांटा, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है. तो हमारा आंसर बन गया ये नॉट गिवन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, दैट इज इफ अ सिग्नल फ्रॉम आउटर स्पेस इज रिसीव्ड, अगर हम बाहर से कोई एलियन हमें सिग्नल भी सेंड करता है, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी. ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको उसी टाइम क्या करें, रिस्पॉन्स कर दें, आंसर कर दें. आंसर इज नो, क्योंकि हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि हमें कुछ साल वेट करना चाहिए ना. ई पैराग्राफ में लाइन नंबर 2 में गिवन था, एवरीबडी अग्रीज, हर एक इंसान अग्री कर रहा है दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीडिएटली, कि हमें जल्दी उसी टाइम रिप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉम्प्टली आंसर नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स हमें वेट करनी चाहिए. क्वेश्चन बोला नहीं जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई नहीं किया ना हमने. सो यहाँ से हमारा आंसर बन गया no. Now the last passage, that is the history of the tortoise. Let's move to the first category. अभी जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? अगेन क्वेश्चंस. हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है. क्वेश्चन नंबर 27 है, what had to transfer, कि हमें कौन सी चीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी फ्रॉम सी टू लैंड, समुंदर से जमीन तक, बिफोर एनी एनिमल कुड माइग्रेट. कोई भी एनिमल के माइग्रेट करने से पहले हमें ऐसी कौन सी चीज है जो समुद्र से जमीन पर पहले लेकर आनी पड़ेगी? आंसर फॉर दिस इज एवरीवन प्लांट्स. कैसे? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए आप सभी. वहां पर आपको नीचे से 4th लाइन में लिखना है, ठीक है. एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, दैट plants without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened, कि
जब तक प्लांट्स ने इन्वेड ना किया हो, जब तक प्लांट्स वहां पर ना आए हो, तब तक कोई भी और माइग्रेशन हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स कि प्लांट्स के बिना कोई भी एनिमल माइग्रेट नहीं कर सकता जमीन पर। दैट मीन्स जमीन पर आने से पहले प्लांट्स हमें वहां पर चाहिए। सो 27 का आंसर यहाँ से आ गया, दैट इज प्लांट्स। लेट्स मूव टू द 28th क्वेश्चन नाउ। 28th question is, which two processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they moved on to land? कि एनिमल्स के जमीन की तरफ मूव करने के कारण के वास्ते ऐसे दो क्या बड़े बड़े चेंजेस हैं जो करने पड़ेंगे। दो प्रोसेसेस के हमने नाम बताने हैं, ठीक है। दो प्रोसेसेस में चेंजेस आने चाहिए एनिमल्स का लैंड की तरफ मूव करने के लिए। वो क्या चेंजेस हैं? आंसर्स आर ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। ब्रीदिंग और रिप्रोडक्शन दोनों में चेंजेस चाहिए उनको। फिर कैसे? जो आपका पैराग्राफ 2 है ना, वहां से हमने रीड करना है। मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड, अगर हमने जमीन से वाटर से पानी से जमीन तक मूव करना हो, इन्वॉल्व अ मेजर रीडिजाइन, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सारी जिंदगी, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन। इसमें ब्रीदिंग और रिप्रोडक्शन भी शामिल है। दैट मीन्स ब्रीदिंग और रिप्रोडक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। यहां से हमारा आंसर आ गया ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेसेस थे। क्वेश्चन नंबर 29, which physical feature possessed by their ancestors do whales lack? वेल्स के ना जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनमें कुछ था, फिजिकल कोई फीचर था, लेकिन अभी वो वेल्स में नहीं है। आंसर इज गिल्स। उनके अंदर गिल्स नहीं है। कैसे? आपको ये मिलेगा फर्स्ट पेज पर, जो पैराग्राफ है ना राइट हैंड साइड पर, फर्स्ट वाला, वहां पर अगर आप रीड करना स्टार्ट करो ना, फर्स्ट पेज पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वहां पर आपको मेंशन होएगा। यहाँ पर वेल्स की बात हो रही थी। वेल्स इन चाहे छोटी वेल्स हो जिनको हम डॉल्फिन्स कहते हैं, डंगोन्स कहते हैं, और उनके क्लोज कजन है मैंटीज, ये ना सारे पहले लैंड क्रिएचर्स थे। ऑल्दो रिवर्टेड टू फुल मेरीन हैबिट्स ऑफ देयर रिमोट एंसेस्टर्स, फिर वो एंसेस्टर्स बन गए। दे डोंट इवन कम ashore टू ब्रीड, अभी वो किनारे पर भी नहीं आते। दे डू however still breathe air, कभी कभी वो ऐसे सांस ले लेते हैं। having never developed anything equivalent to gills of their earlier marine incarnation होता है जी जब हम दोबारा जन्म लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पूर्वज। सो जो उनके पुराने पूर्वज से थे उनके पास गिल्स थे, लेकिन इनके पास जो डॉल्फिन्स है हैव नेवर डेवलप्ड एनीथिंग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। जो ये वाले हमारे पास वेल्स है ना, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? उनके पास कभी भी गिल्स नहीं थे। सो ये था एक उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर। यहाँ से 29 का आंसर आ गया जी, गिल्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30th, दैट इज विच एनिमल माइट आइथोसॉर्स हैव रिजेंबल्ड, कि जो आइथोसॉर्स थे वो कौन से एनिमल की तरह देखने को लग सकते हैं? आंसर इज डॉल्फिन्स। वो डॉल्फिन्स की तरह देखने को लग सकते हैं। कैसे? इसकी लोकेशन आपको मिलेगी अगर आप मूव कीजिए ये नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको सेंटेंस में से कहीं पे भी मिलेगा आइथोसॉर्स। यहाँ पर ये आइथोसॉर्स गिवन है। आइथोसॉर्स वर रेप्टिलियन कंटेम्पररीज ऑफ द डायनासोर्स, की जो डायनासोर्स हैं उनके ही मॉडर्न वर्जन थे आइथोसॉर्स, विद फिन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज। उनके पास फिन्स भी थे और बहुत ही अच्छी बॉडीज भी थी। द फॉसिल्स लुक लाइक डॉल्फिन, जो उनका फॉसिल है, जो उनके हड्डियां वगैरह हैं, वो हमें किसके जैसे लग रही हैं जी? वो हमें लग रही हैं डॉल्फिन्स के जैसे। दैट मीन्स वो किसको रिजेंबल करते थे? वो रिजेंबल करते थे डॉल्फिन्स को। यहाँ से हमारा 30th का आंसर आ गया जी, डॉल्फिन्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। वो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है जी? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। कैसे? क्वेश्चन नंबर 31, टर्टल्स वर अमंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू माइग्रेट बैक टू सी। टर्टल्स ऐसे पहले एनिमल्स के ग्रुप थे जो पहले समुंदर से जमीन पर आए, फिर जमीन से वापस समुंदर की तरफ चले गए। आंसर इज नॉट गिवन। ऐसी बिल्कुल भी बात जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसे टर्टल्स की बात हुई है, लेकिन वो ये बोलना ये टर्टल्स वापस जरूर गए, लेकिन ये बोलना कि वो पहले एनिमल्स थे, इस पहला ग्रुप था, इसकी बात नहीं है, तो आंसर ये नॉट गिवन चला गया। क्वेश्चन नंबर 32 नाउ। It is always difficult to determine where an animal lived when its fossilized remains are incomplete. ये हमेशा काफी मुश्किल होता है ये बताना कि एक एनिमल कहाँ पर रहा जब उसका जो फॉसिल है वो इनकम्प्लीट हो। दैट मीन्स कि जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हमें बाद में मिला है, जो उसकी बोन्स वगैरह हमें बाद में मिली हैं, अगर वो इनकम्प्लीट, अगर वो आधी अधूरी है, तो ये फाइंड आउट करना कि वो कहाँ पर रहता था ये काफी मुश्किल है। आंसर इज फॉल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम फिर भी बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरीवन फर्स्ट पेज पर ही जाना पड़ेगा हमें।
फर्स्ट पेज पर अगर आप जाइए, जो लास्ट पैराग्राफ है ना, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा टर्टल एंड टॉर्टोइज की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपने रीड करना है, यू माइट वंडर हाउ वी कैन टेल वेदर फॉसिल एनिमल लिव्ड ऑन लैंड और इन वाटर। कि आप हमेशा सोचोगे कि हम कैसे बता सकते हैं वो जमीन पे रहते थे या फिर पानी में रहते थे। स्पेशली फॉर ओनली फ्रेगमेंट्स, एवरीवन फ्रेगमेंट्स के ऊपर आप फोकस कीजिए। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग क्या होता है जी? टुकड़े। अगर सिर्फ हमें उनके टुकड़े मिले तो हम कैसे बता सकते हैं वो जमीन पर रहते थे या पानी में। समटाइम्स इट इज ऑब्वियस कि ये तो काफी क्लियर है बहुत सारे टाइम। दैट मीन्स कि हम बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से बता सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके आ गया जी, दैट इज फॉल्स, डिफिकल्ट नहीं था वो। 33rd, द हैबिटेट ऑफ आइथोसॉर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द पेरेंट्स ऑफ द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। कि आइथोसॉर्स का घर, हैबिटेट, जहां पर भी वो रहते थे, वो हम बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं? कि उसके फॉसिल्स कैसे देखने को मिल रहे हैं हमें, उससे हम बता सकते हैं कि आइथोसॉर्स का हैबिटेट कैसे था। आंसर इज ट्रू, इसका आंसर ट्रू है। कैसे एवरीवन? इसकी लोकेशन आपको मिलेगी वहीं पर ही, उसके लास्ट में। यस, आपको आइथोसॉर्स की यहाँ पर बात होगी। वो बोल रहे हैं आइथोसॉर के जो फॉसिल्स है ना, वो डॉल्फिन के जैसे लग रहे हैं। एंड दे श्योरली लिव्ड लाइक डॉल्फिन, और वो पक्का और पक्का डॉल्फिन के जैसे ही पानी में रहते थे। विद टर्टल्स इट इज लिटिल लेस ऑब्वियस। अगर हम टर्टल्स की बात करें वो कम ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम आइथोसॉर्स की बात करें, एक तो उनके अंदर फिन्स थे, दूसरा उनके पास थी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, और उनके फॉसिल को देखकर वो देखने को लग रहे हैं डॉल्फिन के जैसे, तो हम उनके फॉसिल्स को देखकर श्योर हो गए कि वो पक्का पानी में रहते हैं। दैट मीन्स उसके फॉसिल्स को देखकर हम उनके हैबिटेट के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी, दैट इज ट्रू। नाउ द लास्ट कैटेगरी। अभी वो लास्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है जी? लास्ट सेकेंड कैटेगरी, यस, ये है हमारे पास फ्लो चार्ट कंप्लीशन। हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है या 1 वर्ड, आप 1 नंबर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास ये है, यहाँ है डिफरेंट स्टेप्स। Methods of determining where the ancestors of turtles and tortoises came from. So हमें मेथड्स यहाँ पर गिवन है कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो पूर्वज थे टर्टल्स और टोटोइज के, वो कहाँ से आए थे, उसके मेथड्स क्या हैं। स्टेप 1, 71 स्पीशीज ऑफ लिविंग टर्टल्स। हमारे पास 71 स्पीशीज हैं अभी जो जिंदा टर्टल्स हैं उनकी, और टोटोइंसीज की। वर एग्जामिन, उन सभी को हमने टेस्ट किया, एग्जामिन किया। एंड अ टोटल ऑफ डैश वर टेकन फ्रॉम द बोन्स ऑफ देयर फोरलिम्स। और उनमें से टोटल कुछ हमने कोई चीज ली थी उनके बोन्स में से, जो उनके फोरलिम्स हैं उनमें से हमने उनके बोन्स में से कोई चीज ली थी। एवरीवन हमने बताने कौन सी। अभी हमने 71 स्पीशीज को सबसे पहले फाइंड आउट करना था, ठीक है। 71 स्पीशीज मिल गया हमें सेकंड पेज पर। लिविंग टर्टल्स हैं, दे यूज्ड अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर उन्होंने यूज किया टू प्लॉट द 3 मेजरमेंट्स अगेंस्ट वन अनदर। इन 71 स्पीशीज में से उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सिर्फ 3 मेजरमेंट्स देखी एक दूसरे की। दैट मीन्स उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था 3 मेजरमेंट्स। यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन कि 71 में से उन्होंने सिर्फ 3 मेजरमेंट्स ली थी। स्टेप नंबर 2, द डाटा वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ डैश। फिर हमने उस डाटा को, जो 3 मेजरमेंट्स ली थी, उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड किया? तो ताकि हम उसको कंपेयर कर सके इन्फॉर्मेशन को। आंसर इज ग्राफ और ट्रायंगुलर ग्राफ। क्यों? क्योंकि हमने अभी रीड किया वहां पर जो हमारी लाइन नंबर थी 2, वहां पर लिखा था दे यूज्ड अ काइंड ऑफ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर। उन्होंने एक ग्राफ को, ट्रायंगुलर ग्राफ को यूज किया टू प्लॉट, ताकि वो प्लॉट कर सके, उनको कंपेयर कर सके। किसको? जो ये मेजरमेंट्स उनको कंपेयर कर सके, उसके वास्ते उन्होंने यूज किया था एक ट्रायंगुलर ग्राफ। यहाँ से आ गया हमारा आंसर ट्रायंगुलर ग्राफ फॉर 36th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन नाउ हियर इज आउटकम। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? Land tortoises were represented by a dense dash of points towards the top. टॉप की तरफ एक बहुत ही डेंस, बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही टाइट पॉइंट्स हमने बताए थे। वो डेंस क्या था? आंसर इज क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। इसकी लोकेशन एवरीवन हमें वहीं से मिलेगी। 3 मेजरमेंट्स। ऑल द लैंड टॉर्टोइजेस की बात हो रही है। स्पीशीज फॉर्म्ड अ टाइट मतलब डेंस, मतलब गाढ़ी, टाइट होगी वो। क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स हमें पहले से गिवन था, हमारा यहाँ से आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज क्लस्टर। 36th क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू नाउ 37th क्वेश्चन। नाउ 37th क्वेश्चन हियर इज, दैट इज स्टेप नंबर 3। द सेम डाटा वॉज कलेक्टेड ऑन सम लिविंग डैश स्पीशीज। हमने सेम ही डाटा कलेक्ट किया, वो स्पीशीज ना जिंदा है, और हमने उसके बाकी जो रिजल्ट थे वो भी ऐड कर दिए। वो कैसी स्पीशीज थी? वो थी
एम्फीबियस, वो एम्फीबियस स्पीशीज थी। सेम ही पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। यहाँ पर फिर उन्होंने हमें गिवन दिया है ये चीज कि उन्होंने फिर ये स्पीशीज को टाइम स्पेंड करने दिया पानी में भी और लैंड में भी। श्योर इनफ these amphibious species show up on the triangular graph approximately halfway between the west cluster of the sea turtles। फिर उन्होंने बोला कि हमने इसका ही कंपैरिजन किया, ठीक है, और सारी स्पीशीज के साथ। वो स्पीशीज क्या थी? वो स्पीशीज थी एम्फीबियस स्पीशीज, क्योंकि वो पानी में भी रह सकती थी और वो जमीन पर भी रह सकती थी। फिर उन्होंने ये जो एक्स्ट्रा स्पीशीज ऐड की थी वो ट्रायंगुलर ग्राफ पर भी उन्होंने शो कर दी। दैट मीन्स कि वो स्पीशीज कैसी थी? वो स्पीशीज थी एम्फीबियस। यहां से हमारा आंसर आ गया 37 का, दैट इज एम्फीबियस। लेट्स एवरीवन मूव टू 38th क्वेश्चन। इसकी आउटकम अभी क्या निकली? द पॉइंट्स ऑफ दीज स्पीशीज टर्न्ड आउट टू बी पोजीशनड अबाउट डैश अप द ट्रायंगल। ये जो पॉइंट्स थे इनकी पोजीशन हमने बतानी है ट्रायंगल पर कहाँ है। वो लैंड टॉर्टोइज और सी टर्टल के बिटवीन है, बीच में, लेकिन हमने बतानी उसकी पोजीशन क्या है। उसकी पोजीशन थी हाफ वे, उनके ट्रायंगल के आधो विचकार में वो उसकी पोजीशन थी, वहां पर गिवन है जी। दीज एम्फीबियस स्पीशीज शो अप ऑन ट्रायंगुलर ग्राफ। ग्राफ में वो है कहां पर? अप्रोक्सीमेटली हाफ वे, आधे रास्ते में है, बिटवीन सी टर्टल्स एंड लैंड टॉर्टोइजेस। ये हमें ऑलरेडी गिवन था, हमारा आंसर आ गया यहाँ से हाफ वे 38 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है हमारा स्टेप 4, ठीक है। यहाँ पर बोन्स हमें गिवन है अलग अलग स्पीशीज की, राइट। इसकी अभी आउटकम क्या निकली? द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट इंडिकेट दैट बोथ दीज एंशिएंट क्रिएचर्स वर डैश। अभी ये दोनों जो स्पीशीज के नाम दिए हैं वो बोले कि ये दोनों स्पीशीज कुछ थी। ये क्या थी? ड्राई लैंड टॉर्टोइजेस थी। लेट्स एवरीवन सी कि इन दोनों स्पीशीज का नेम हमें कहाँ से मिल रहा था। इन दोनों स्पीशीज का नेम हमें मिल रहा था उसी पैराग्राफ में। यहाँ पर गिवन है बोन्स ऑफ पी क्वनस्टेडी एंड पी Thalamapenis. Leaves out, no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils, ये दोनों के दोनों species were dry land tortoises। ये दोनों क्या थे? ये थे दोनों dry land के tortoises। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 39 का। Now last question everyone. Last question हमें क्या given है जी? That is an MCQ, which is according to the writer the most significant thing about tortoises is कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉर्टोइजेस को लेकर वो क्या है? आंसर इज डी। दे हैव मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू लैंड मोर देन वंस, कि वो एक बार से ज्यादा बार समुद्र से जमीन पर, जमीन से समुद्र पर, समुद्र से जमीन तक आ गए, एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस। ओके, ये आंसर हमें मिल रहा है एवरीवन। ये आंसर हमें मिल रहा है फ्रॉम द पेज, सेकेंड पेज पर ही आपने रीड करना है बस, ये लास्ट सेकेंड पर, ठीक है। Rather their ancestors were among those who went back to water, कि जो इनके ancestors है ये दोनों species के, वो पानी में चले गए। Then they re-emerged back on the land, फिर वो वापस जमीन पर आ गए। Tortoises therefore represent a remarkable double return। So हमें क्या दिख रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि जो tortoises है वो वापस उन्होंने डबल, दो बार रिटर्न किया है। ये चीजें बाकी एनिमल्स में भी कॉमन है, लेकिन जो tortoises है उन्होंने एक बार से ज्यादा बार पानी से जमीन पर, जमीन से पानी पर आए। कैसे? उन्हें यहाँ पर लिखा है कि उनके एंसेस्टर्स फिर पानी में चले गए। दैट मीन्स पहले वो पानी से बाहर आए, फिर तभी वो पानी में चले गए, और फिर उन्होंने अभी दोबारा रिटर्न किया, दोबारा वो जमीन पर आ गए। दैट मीन्स कि ये चेंज हो ही जा रहा है, चेंज हो ही जा रहा है। तो यहाँ से एवरीवन 40th का आंसर हमारा आ गया डी, कि वो एक बार से ज्यादा बार ट्रांजिशन कर पाए हैं समुद्र से जमीन तक, जमीन से समुद्र तक। सो यहाँ से हमारा 40th का आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन डी। So this is end of our reading explanation everyone. I hope ये सारे के सारे questions आपको समझ लग गए होंगे। जो हमारी कैटेगरी थी आंसर द क्वेश्चंस वाली, वो कैटेगरी भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीडिंग की वीडियो चाहिए मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।